नमस्कार साथियों। आज की क्लास में केजीएमयू एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 72 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर सक्सेसफुल इंडक्शन ऑफ लेबर इंक्लूड। लेबर इंडक्शन की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है एल्डरली प्राइमिंग ग्रेविडा, बिशप स्कोर ग्रेटर देन 6, मैटरनल बीएमआई ग्रेटर देन 25 एंड स्मॉल फीटस। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। जो बिशप स्कोर होता है यह ऑब्स्टेटिक्स में प्रयोग होने वाला एक प्रमुख मूल्यांकन प्रणाली है जिससे लेबर का असेसमेंट किया जाता है। और यह जो बिशप स्कोर होता है इसका उपयोग प्रेग्नेंट महिला में सर्विक्स की परिपक्वता, राइपननेस और प्रसव शुरू होने की जो भी संभावना है उसका असेसमेंट करने के लिए किया जाता है, विशेषकर तब जब इंड्यूस्ड लेबर की संभावना हो। तो उस कंडीशन में बिशप स्कोर सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला मेथड होता है। तो इस प्रकार से यदि बिशप स्कोर 6 से अधिक है तो यह इंड्यूस्ड लेबर की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। अब यहां पर और बात भी हम लोग समझते हैं कि जो स्कोर होता है बिशप स्कोर, यह 5 प्रमुख पैरामीटर्स पर आधारित होता है जिनमें सभी को 0, 2 और 3 इस प्रकार से अंक इसमें दिए जाते हैं। अब ये 5 पैरामीटर्स कौन से होते हैं? तो 5 पैरामीटर्स जो बिशप स्कोर में होते हैं, पहले तो होता है सर्वाइकल डायलेशन की जो सर्विक्स से कितनी डायलेट हो रही है यह सेंटीमीटर में लिया जाता है। दूसरा जो इसमें पैरामीटर लेते हैं वो होता है सर्वाइकल इफासमेंट का। तीसरा पैरामीटर होता है इसमें फीटल स्टेशन, फीटल की हाइट कितनी है, भ्रूण की स्थिति कैसी है। और चौथा जो इसमें पैरामीटर है यह है सर्वाइकल पोजीशन। और पांचवा और लास्ट पैरामीटर होता है सर्वाइकल कंसिस्टेंसी। इस प्रकार जो बिशप स्कोर होता है यह यदि 6 से अधिक है तो यह प्रसव के लिए अनुकूल माना जाता है, इसलिए यहां पर दूसरा ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट लॉस ड्यू टू एयर करंट इज कॉल्ड। वायु प्रवाह के कारण गर्मी की हानि को क्या कहते हैं? कन्वेक्शन, रेडिएशन, इवापोरेशन या कंडक्शन। गर्मी की हानि, जैसे आप यदि किसी गर्म पानी एक बर्तन में रख दें तो, और यहाँ पर यदि ऊपर कमरे में एक ऐसे कमरे में रखें जिसमें सीलिंग फैन या कोई फैन चल रहा है, तो इसमें से आप देखेंगे कि कुछ समय बाद यह पानी जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो यह क्यों होता है ऐसा? तो यह होता है कि गर्मी की हानि हो रही है और यह जो क्रिया होती है वायु के कारण हीट लॉस होता है किसी भी पदार्थ का, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। इसलिए यहां पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मैच लिस्ट। यहां पर मैचिंग करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ऑब्स्ट्रक्शन इन यूरिनरी ट्रैक्ट, लेजर लिथोट्रिप्सी, ट्रीटमेंट फॉर रीनल स्टोन्स, कीगल एक्सरसाइज, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, हाइड्रोनेफ्रोसिस, अ टाइप ऑफ यूरिनरी डाइवर्जन, इलियल कंड्यू। इसको आपको जो यहाँ पर 4 यहाँ पर प्रॉब्लम्स दिए गए हैं और इनके सामने कुछ ट्रीटमेंट है, ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मैचिंग सही होगा। तो देखते हैं इसका जो सही आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शंस भी दिए गए हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑप्शन 1 में जो यहाँ पर दिया गया है ऑब्स्ट्रक्शन इन यूरिनरी ट्रैक्ट, मूत्र मार्ग में रुकावट। इसके लिए जो सही उपचार है, उपचार का तरीका है, यह होता है हाइड्रोनेफ्रोसिस।
इससे ये मैचिंग हो रही है इसकी। सेकेंड है ट्रीटमेंट फॉर रीनल स्टोन। रीनल स्टोन का ट्रीटमेंट क्या होता है? तो इसका हो जाएगा लेजर लिथोट्रिप्सी। लेजर विधि से इसको गुर्दे की पथरी को तोड़ करके बाहर निकाला जाता है इसमें। तीसरा है यहाँ पर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का जो सही मैचिंग हो जाएगी ये हो जाएगी कीगल एक्सरसाइज। और चौथा जो यहाँ पर दिया गया है ये टाइप ऑफ यूरिनरी डाइवर्जन। एक प्रकार का यूरिनरी डाइवर्जन होता है इस प्रकार से, इसको बोलते हैं इलियल कंड्यूट। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे पहले का जो ऑप्शन होता है यह होगा सी, और दूसरे का ऑप्शन होता है यह होगा ए, तीसरे का सही आंसर हो जाएगा बी, और चौथे का सही आंसर हो जाएगा डी। इस प्रकार से सी ए बी डी, यहां पर देखेंगे सी ए बी डी किसमें है? 1 का सी, 2 का ए और 3 का बी और डी। डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। हीट लॉस बाय कांटेक्ट विथ कोल्डर ऑब्जेक्ट इज नोन एज। किसी ठंडी वस्तु से संपर्क के कारण होने वाली गर्मी की हानि को क्या कहते हैं? कन्वेक्शन, रेडिएशन, इवापोरेशन या कंडक्शन। आप लोगों ने देखा होगा कि यदि बर्फ को किसी गर्म जगह पर रख दिया जाए तो बहुत जल्दी वह पिघल जाती है। तो यह जो क्रिया होती है, जब इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, गर्मी के बस संपर्क में आने पर गर्मी स्थानांतरित होती है, ठंडी वस्तु भी गर्म होने लगती है धीरे धीरे। तो यह होता है ऊष्मा का जो हीट का कंडक्शन के कारण, कंडक्शन ऑफ हीट। क्योंकि जो कंडक्शन होता है यह डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है और कोल्डर ऑब्जेक्ट से इसमें जो हीट है वह गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर इसमें जाती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी यहां पर सही होगा, कंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। A type of fracture in which one fragment of bone goes into another is called। एक प्रकार का फ्रैक्चर जिसमें हड्डी का एक भाग दूसरे भाग में चला जाता है क्या कहलाता है? स्पाइरल फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर, इंपैक्टेड फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का मतलब आप लोग समझते होंगे अच्छी तरह से, हड्डी का टूटना। तो यह कई प्रकार का होता है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपके सामने दिया गया है कि जब हड्डी का भाग उसके अंदर चला जाए, जैसे मान के चलिए यहाँ पर कोई ये बोन है और किसी चोट के कारण इसमें फ्रैक्चर हो जाता है, तो यदि इस बोन का कोई पार्ट इसके अंदर चला जाए, इसी के अंदर, इसके अंदर चला जाए, तो इसको बोला जाता है इंपैक्टेड फ्रैक्चर। तो इंपैक्टेड फ्रैक्चर में टूटी हुई हड्डी का एक टुकड़ा उसी हड्डी के दूसरे पार्ट में चला जाता है, इसको बोला जाता है इंपैक्टेड फ्रैक्चर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर हम लोग एक चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं इंपैक्टेड फ्रैक्चर में किस प्रकार इस हड्डी के ऊपर ये हड्डी चली गई है फ्रैक्चर के कारण। तो इसको बोलेंगे इंपैक्टेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ट्यूब फीडिंग डाइट्स आर एडमिनिस्टर्ड टू रिड्यूस द हैजार्ड्स ऑफ इंडाइजेशन, रिगर्गिटेशन, फ्लैटुलेंस, डिस्टेंशन। ट्यूब के द्वारा भोजन दिया जाना यह किसको कम करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ट्यूब फीडिंग करने से जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स होते हैं उनके वापस आने और एस्पिरेशन से बचाव होता है। तो कैसे बचाव होता है? जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे स्टोमक में यहाँ पर एसिड होता है, ये एसिड बाहर की तरफ जब मुंह में चला जाएगा तो इससे इस जो घटना को कहते हैं रिगर्गिटेशन। तो रिगर्गिटेशन में होता क्या है कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स है
वो वापस मुंह में चला जाएगा, उसका एस्पिरेशन होने की संभावना है। इस प्रकार से यदि ट्यूब फीडिंग कर रहे हैं तो यह प्रॉब्लम से बचाव होता है, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन सही होगा। रिगरगिटेशन से बचाव के लिए ट्यूब फीडिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। इन इंडिया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 1978, 1985, 1992 एंड 1997। तो सबसे पहले भारत में 1978 में भारत सरकार ने कार्यक्रम चलाया था एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, जिसको क्या बोलेंगे, 1978 में चलाया गया था ईपीआई, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, जिसमें बीसीजी, डीपीटी, ओपीवी और टाइफाइड, बाद में इसमें सम्मिलित किया गया था टाइफाइड, शुरुआत में नहीं था। तो 1978 में जो भारत सरकार ने ईपीआई चलाया था एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, इसमें 3 वैक्सीन पर मुख्य रूप से फोकस किया गया था, एक तो बीसीजी, डीपीटी और ओपीवी। लेकिन 1985 में भारत सरकार ने इसका रिस्ट्रक्चर्ड कर दिया, इस प्रोग्राम का नाम बदल दिया और इसमें कुछ और भी नए वैक्सीन्स का समावेश हुआ और 1985 में इसका नाम हो गया यूआईपी, मींस यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इस प्रकार से ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा कि 1985 में भारत सरकार ने सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम मींस यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसको यूआईपी भी कहते हैं, शुरू किया गया था और इसमें ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, पोलियो और मीजल्स, इन सभी को इसमें शामिल किया गया था। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। WHO डिक्लेयर्ड ग्लोबल एरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स ऑन। WHO ने स्मॉल पॉक्स के वैश्विक उन्मूलन की घोषणा किस तारीख को की थी? 26 अक्टूबर 1977, 5 जुलाई 1975, 17 मई 1980 एंड 15 मार्च 1976। स्मॉल पॉक्स, जिसको चेचक बोलते हैं, तो चेचक उन्मूलन की घोषणा WHO ने की थी 17 मई 1980 को, इसलिए यहां पर जो सी ऑप्शन है यह सही हो जाएगा। 17 मई 1980 को WHO ने स्मॉल पॉक्स में ये घोषणा कर दी थी कि इस विश्व में अब किसी प्रकार का चेचक का कोई केस नहीं है और इसके बाद से अब तक ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। ये किसने, 26 अक्टूबर 1977 के बाद, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कब से अब तक कोई केस स्मॉल पॉक्स का डिटेक्ट नहीं हुआ है, तो ये हुआ है 26 अक्टूबर 1977, वह लास्ट डेट थी जब चेचक का अंतिम केस पाया गया था। तब से अब तक विश्व में इस प्रकार का कोई मामला प्राकृतिक रूप से रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो यहां पर लेकिन जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 17 मई 1980 को WHO ने स्मॉल पॉक्स के वैश्विक उन्मूलन की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एग्जाम्पल ऑफ लाइव वैक्सीनेज, जीवित टीके का उदाहरण है टाइफाइड, रेबीज, हेपेटाइटिस बी और मीजल्स। तो जब बात होती है लाइव वैक्सीन की, तो लाइव वैक्सीन का ऐसे वैक्सीन होते हैं जिसमें कि कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई जो पैथोजन है उसको क्या करते हैं, उस पैथोजन को ही कमजोर करके, वीक करके वैक्सीन बनाई जाती है, जिससे कि वह किसी प्रकार की बीमारी पैदा ना कर सके। और जब इस शरीर में अंदर प्रवेश करती है मनुष्य के, तो वहां पर यह रोगों से लड़ने की क्षमता शरीर में विकसित करती है। तो इस प्रकार से जो जीवित टीके का यहाँ पर उदाहरण है यह होता है मीजल्स या खसरा। इसके अलावा और भी
जो जीवित टीके के उदाहरण होते हैं बीसीजी है, ओपीवी है, तो ये भी जीवित टीके के उदाहरण माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, कॉमनेस्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर इन चिल्ड्रन एज, बच्चों में सबसे सामान्य फ्रैक्चर कौन सा है? कूलिज फ्रैक्चर, कॉर्ड्स फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर एंड पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। बच्चे में जो सबसे सामान्य फ्रैक्चर होता है यह होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, क्योंकि उनकी हड्डियां जो होती हैं वो कोमल होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं और लचीली होती हैं, जिसके कारण वह आपस में उनमें ब्रेक हल्का सा ब्रेक होता है, या तो हड्डी टूटती नहीं है, सिर्फ मुड़ती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो आज का प्रैक्टिस टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।